पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन लगातार जारी हैं। नापाक पाकिस्तान अपनी करतूत को छिपाने के लिए चीन का सहारा ले रहा है, लेकिन उसकी करतूत पूरी दुनिया जानती है। चीन की चालाकी से भी दुनिया वाकिफ है। आज चीन पाकिस्तान के नापाक गठबंधन को बेनकाब करेंगे। साथ ही राफेल डील 2.0 की भी बात होगी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री के बीच बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक की भी इनसाइड स्टोरी इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। साथ ही आपको पहलगाम हमले पर एनडीटीवी इंडिया की नॉन स्टॉप कवरेज जो है वो भी दिखाएंगे। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी तमाम रिपोर्ट जो है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो लगातार जो ये 4 तस्वीरें हैं, इन 4 तस्वीरों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको बताएंगे। वहीं शुरुआत करते हैं पहलगाम हमले से जुड़ी खबर से, जहां पहलगाम हमले को लेकर जारी हलचल के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा हूं, जहां आज भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता होगा। खबर यह है कि यह डील 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। इस नए सौदे से भारत में राफेल जेट विमानों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। इन विमानों को नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए खरीदे जाने की तैयारी है। नौसेना के लिए अलग से राफेल विमान खरीदने से हिंद महासागर में भारत की हवाई ताकत और बढ़ने वाली है और भारत पर नजर उठाने वाले तमाम देशों को अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय नौसेना को और सशक्त बनाने के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में भारत सरकार है और इसको लेकर समझौता जो है उसके आज होने की उम्मीद है। 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये डील है और इस नए सौदे से भारत में राफेल जेट विमानों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 62 हो जाएगी। सबसे विशेष बात यह है कि ये जो राफेल खरीदे जा रहे हैं ये विशेष तौर पर नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। नौसेना के बेड़े में राफेल विमान को शामिल किया जाएगा। नौसेना की ताकत जो है उसको बढ़ाने की तैयारी है और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की शक्ति को इससे और इजाफा मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो राफेल एम विमान है इसकी खासियत क्या है। आइए जानते हैं। मरीन फाइटर जेट है ये राफेल एम की खासियत इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये राफेल विमान जो है वो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। नौसेना के जहाज से स्की जंप जो है वो इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभव है। इसके अलावा बहुत कम जगह पर लैंडिंग के लिए ये सबसे परफेक्ट एयरक्राफ्ट होते हैं। बड़े बड़े जो शिप्स हैं उन पर आसानी से इनकी लैंडिंग हो जाती है। लंबाई इसकी 15.27 मीटर है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इसकी चौड़ाई 10.80 मीटर है। ये तस्वीर में आपको राफेल नजर भी आ रहा है। ऊंचाई की बात करें 5.34 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके साथ ही साथ इसका वजन 10,600 किलोग्राम है और ये अपने आप में जो रफ्तार है इसकी वो 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में ये सक्षम है और 3,700 किलोमीटर तक की रेंज जो है इस राफेल एम विमान की बताई जा रही है। 50,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये राफेल एम विमान सक्षम है। इसके अलावा एंटीशिप स्ट्राइक के लिए ये आज के दौर में सबसे बढ़िया लड़ाकू विमान है। न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला करने में ये सक्षम है। इसे डिजाइन जो है उस मुताबिक किया गया है कि ये न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला कर सके। इसके अलावा इस राफेल एम में हवा में रिफ्यूलिंग जो है वो की जा सकती है। हवा में ही इसमें जो फ्यूल है वो भरा जा सकता है। एडवांस रडार तकनीक से ये लैस है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने में ये राफेल एम विमान जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है, कारगर है। इसमें एडवांस रडार तकनीक सहित तमाम उपकरण जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा राफेल एम विमान का समझौता है, इसको लेकर अब आइए आपको और जानकारी देते हैं कि किस तरीके से ये जो राफेल एम है वो ताकतवर है। एक तरफ राफेल एम है, एक तरफ राफेल है। फोल्डेबल विंग्स हैं राफेल एम के, तो नॉन फोल्डेबल विंग्स हैं राफेल के। ये अपग्रेडेड वर्जन है राफेल एम। इसके अलावा जो
टोल हुक है ये इसमें राफेल एम में मौजूद है, वहीं राफेल विमान में ये नहीं होता। भारत के पास राफेल भी है और अब इसको अपग्रेड करते हुए राफेल एम भी जो है वो बेड़े में जोड़ा जा रहा है। नौसेना के हिसाब से राफेल एम में जो है वो बदलाव भी किया जाएगा। जो 62 राफेल खरीद रहा है भारत, उनमें मॉडिफिकेशन वो अपने हिसाब से कराएगा। जो सामान्य राफेल विमान होते हैं उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं होती है। एयरफ्रेम की बात कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के हिसाब से जो है इसको डिजाइन किया गया है। नेवी के लिए जब हम बोलते हैं इसको डिजाइन किया जा रहा है, तो ये जो नेवी के बड़े बड़े शिप्स होते हैं उन पर किस तरीके से लैंड कर सके उस हिसाब से इसकी डिजाइनिंग है। वहीं जो सामान्य राफेल विमान है उनमें स्टैंडर्ड साइज ही जो है वो उपलब्ध होते हैं। हथियार की अब बात कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के हिसाब से हथियार जो है वो इस राफेल एम में लेस किए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड हथियार से ही ये राफेल जो है वो ऑपरेट करता है। राफेल एम में खासियत ये है कि आप इसमें स्पेशलाइज्ड जो हथियार हैं उसको भी आप लेस कर सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने में सक्षम ऐसे हथियारों को भी इस राफेल एम से जो है वो फायर किया जा सकता है। यानी आप इसकी ताकत जो है वो समझ जाइए। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से ये अपग्रेडेशन है, इसके बाद भारतीय नौसेना जो है वो हिंद प्रशांत महासागर में खुद को सशक्त बनाने की एक कदम को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। मेरे साथ इस वक्त तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस अपग्रेडेशन को किस तरीके से देखा जाए वर्तमान परिस्थिति में जब वॉर फ्रंट्स खुलने के आसार नजर आते हैं। रविंद्र सचदेवा विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब भी जो है वो जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं दत्ता सर आपसे ही शुरू कर रहा हूं। स्पेशलाइज्ड ये राफेल एम विमानों का जो आज समझौता होने वाला है, इसको किस प्रकार से देखा जाए, खासतौर पर उस लिहाज से जब नौसेना लगातार खुद को अपग्रेड करने की दिशा में एंटी सबमरीन्स के सहित कई अन्य विकल्प जो है वो अपने बेड़े में शामिल कर रही है। देखिए, जो भारतीय नौसेना है वो ब्लू वाटर नेवी है। करीब 160 हमारे पास वेसल्स है और हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। तो भारत का जो कॉम्बैट एज है वो रफाल के आने से और कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज 5th जनरेशन 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और इसमें जिस तरह के मॉडिफिकेशन किए गए हैं, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट एयरफोर्स इस्तेमाल करती है जो कन्वेंशनल रनवे से टेक ऑफ करते हैं और जो मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे होते हैं, उनमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। जैसे उनके पास जो रनवे है वो बड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसके अंदर जो वर्टिकल टेक ऑफ VTOL की फैसिलिटीज दी जाती है, जैसा आपने खुद बताया कि साहब टेल हुक भी होना चाहिए। तो इस डील के साथ जो भारत का डिफेंस पोटेंशियल है वो कई गुना बढ़ जाएगा, और खासकर नेवी। क्योंकि देखिए आजकल आप ये देखें, अमेरिका जिसके बड़े बड़े जंगी जहाज जो हैं, जैसे USS अब्राहम, USS आइजनहोवर, ये सब इंडियन ओशन रीजन या ऐसी जगह मेडिटेरेनियन में डिप्लॉयड हैं। तो ये एक तरह के करीब 17-18 हज़ार लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। कई स्क्वाड्रन्स इसमें जो एयरफोर्स की हैं उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक नेवी के लिए बहुत ही बड़ा आयरन पंच है और बहुत इंपॉर्टेंट डील है। दूसरा, आपको एक चीज़ और बताता चलूं कि आप ये देखिए कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, तो जो फ्रांस के एरियल डिलीवरी सिस्टम्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं वो सबसे सटीक हैं, बड़े बैलेंस्ड हैं। मिराज 2000 को चुना गया था, तो इसीलिए ये अब 1965 वॉर में भी अगर आप देखें तो स्पिटफायर एक जहाज होता था, वो बड़ा कारगर साबित हुआ था। तो ये बड़े स्टेबल और बहुत ही इफेक्टिव एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये जो डील है ये बहुत ही लाजमी है और भारतीय नौसेना के लिए। मैं आपको रोक रहा हूं सर, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा मैं दर्शकों को बता दूं। जहां पहलगाम हमले के बाद भारत का लगातार एक्शन जारी है और भारत में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध की खबर सामने आ रही है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे चैनलों पर अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध की जानकारी सामने आ रही है। हर तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए, पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत एक के बाद एक
कई बड़े कदम, कई बड़े एक्शंस जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या कुछ खबर सामने आ रही है पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध से जुड़ी? देखिए, गृह मंत्रालय जो है खास तौर से उन पाकिस्तानी चैनलों को जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, गलत बातें करते हैं, उन पर जो है रोक लगा दी गई है तत्काल प्रभाव से। और खास तौर से जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान के जो एक तथाकथित जो प्रोपगेंडा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनको बैन कर दिया है। कभी सेना के बारे में इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं कि सेना आधुनिकीकरण के लिए लोगों से पैसे की अपील कर रही है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक मतभेद पैदा करने को। तो ऐसे यूट्यूब चैनल जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, भारत विरोधी प्रचार में लगे हुए हैं, उनको गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। बिल्कुल, नाम भी इस वक्त हम आपको बता दें एक बार, कौन कौन से चैनल जो हैं जिनको ब्लॉक किया गया है, बैन किया गया है। डॉन न्यूज पाकिस्तान का न्यूज चैनल है, इसको बैन किया गया। इरशाद भाटी नाम के एक और यूट्यूब चैनल को जो है बैन किया गया है। समा टीवी जो है इसको भी बैन किया गया है। आर्या न्यूज, ARY न्यूज जो है इसको भी बैन किया गया है। बोल न्यूज, ये भी जो है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहा था भारत में, इसको भी बैन किया गया है। रफ्तार नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसको भी ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा द पाकिस्तान डिफेंस नाम के, माफ कीजिएगा, रेफरेंस नाम के चैनल को जो है वो ब्लॉक किया गया। जियो न्यूज नाम के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। समा स्पोर्ट्स चैनल है, लेकिन इस पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार चलता है, इसलिए इसको भी बैन करने का निर्णय, प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है गृह मंत्रालय ने। GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव नाम के यूट्यूब चैनल को भी आपको बता दूं, जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रतिबंध इस पर भी लगाया गया है। इसके अलावा अस्मा नाम के यूट्यूब चैनल को मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज HD और राजीनामा, ये जो तमाम नाम है, इन सभी नामों से जुड़े यूट्यूब चैनल्स को प्रतिबंधित किया गया है भारत में, क्योंकि ये सभी चैनल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे थे, भारत के खिलाफ झूठ जो है वो पूरी दुनिया में फैला रहे थे। राजीव लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव, ये जो लिस्ट है इसमें 16 यूट्यूब चैनल्स के नाम हैं जिनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया, और इनमें कुछ नाम तो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स का भी है जो लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान से मुकाबला करनी है और पाकिस्तान को सबक सिखानी है, न केवल युद्ध के मोर्चे पर, डिप्लोमेटिक मोर्चे के साथ साथ एक सूचना के लेवल पर भी उनके लिए उनको काउंटर करना जरूरी होता है। और भारत में जिस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश करें, सेना के बारे में गलतफहमी फैलाने की कोशिश करें, PIB फैक्ट चेक के जरिए बताया गया है कि भारतीय सेना को किसी भी आम आदमी से अपील नहीं किया है कि उसे कुछ पैसे चाहिए, इस तरह की गलतफहमी फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सूचना के लेवल पर भी ऐसे खबरें लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए जरूरी हो जाता है ऐसे बैन करना। और यही वजह कि गृह मंत्रालय ने ऐसे पाकिस्तानी चैनलों को बैन कर दिया है हिंदुस्तान में, जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार या इस तरह के गलत गतिविधियों में लगे हुए हैं। दुष्प्रचार पर रोक है और ये बड़ा और कड़ा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ रविंद्र सचदेवा जी भी लगातार बने हुए। रविंद्र सर, आज के समय में जब हम युद्ध की बात करते हैं तो केवल फेस टू फेस युद्ध नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से दुश्मन देश को घेरना, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई ऐसे बड़े और कड़े कदम उठाना जिससे सीधा इंपैक्ट जो है उस देश पर पड़े। इस फैसले को किस तरीके से आप देखेंगे? तकरीबन 16 यूट्यूब चैनल से जो लगातार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे थे उनको बैन किया गया है। सॉरी, नो थैंक यू, नो डेफिनेटली यस, बिल्कुल करेक्ट है। और आज के युग में फेक न्यूज बनाना, किस तरह की न्यूज, कैसे डिवाइड्स पैदा करना, देखिए भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबसे बड़ी चीज हमें इस समय चाहिए एकता, यूनिटी। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम डिविजन्स क्रिएट करवाने, ज्यादा हेट्रेड बढ़वानी है, ये सब मकसद है आतंक का और उनके बैकर्स का। इसके अलावा यस, इनकी चैनल्स बंद हुई तो कुछ तो इनका रेवेन्यू भी हर्ट हुआ होगा ना। ये जितनी यूट्यूब चैनल्स है तो यूट्यूब आपको कुछ रेवेन्यू देता है ना आपकी व्यूज पर, तो ये चैनल्स को कुछ ना कुछ तो मॉनेटरी इफेक्ट भी पड़ा होगा। मॉनेटरी की बात करते हैं, ये जो पहलगाम हुआ ये डेफिनेटली आतंकी था हिट इंडिया पे, ये उसके बराबर ही एक इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक हिट है। और वो क्यों?
इस समय दुनिया में ट्रंप के टैरिफ्स के चलते सप्लाई चेन्स उथल पुथल हो रही हैं, रिप्लेस और चेंज हो रही हैं। खास करके चाइना से हट रही हैं कंपनियां, हटना है उन्हें, और वो एशिया में भारत, वियतनाम, मलेशिया इत्यादि देख रही हैं। ऐसे माहौल में, इस अर्जेंसी में भारत के अंदर वायलेंस क्रिएट करना, भारत में पॉलिटिकल रिस्क दिखाना पाकिस्तान को सूट करता है कि भारत में इन्वेस्टर्स ना आए। और पाकिस्तान को क्या, ये ज्यादा चाइना को सूट करता है। पाकिस्तान चाइना का प्यादा है इस प्रोसेस में। भारत के ऊपर इकोनॉमिक हिट है इस समय। जी। चाइना भी ये नहीं चाहता कंपनी से हटे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वन, अब सेकेंडली, यस, आई मीन वॉर में इस समय मल्टीपल चीजें हैं, इंडिया कर भी रहा है। अब वॉर का अगर आप इंडिया देखें, इस समय हम क्या कर रहे हैं, राइट? हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे लाइन ऑफ एलओसी पे कुछ ना कुछ वो चल रहा है थोड़ा बहुत, राइट? जी। उसके अलावा हमने डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए हैं, अलग है, राइट? उसके अलावा हमने पानी के मामले को लेकर बहुत बड़ा कदम लिया है। पानी के मामले में देखिए, पानी का मामला जो है ना, वाटर का, ये आज इमीडिएट कुछ है, थोड़ा ज्यादा नहीं पर बिल्कुल है। सर, कई पर फ्रंट्स हैं जिन पर भारत जो है वो लगातार पाकिस्तान को घेरता हुआ अब नजर आ रहा है, हमला करता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, पहलगाम हमले की जांच का जिम्मा लेने के बाद से एनआईए ने अपनी जांच को लगातार तेज कर दिया है। एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस मामले में केस को री रजिस्टर कर लिया गया है और क्राइम सीन की डिजिटल मैपिंग करवा ली गई है। मौके से जमा किए गए सैंपल्स को भी फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। इसके अलावा बैसरन घाटी आने जाने वाले रास्तों के पहले जो होटल और बाजार है, वहां लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक हमले के वक्त आसपास मौजूद सभी एक्टिव मोबाइल नंबर के डेटा को भी डंप करवा लिया गया है। इसके अलावा घटना के चश्मदीदों और पीड़ितों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। साथ ही बैसरन घाटी के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की भी लिस्ट तैयार कर ली गई है। एनआईए की तरफ से आईजी, डीआईजी, एसपी स्तर के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो पहलगाम हमले से जुड़ी जांच जो है वो लगातार, जब से एनआईए को आधिकारिक रूप से सौंपी गई है, तेज गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहलगाम हमले के किस तरीके से राज खुलेंगे, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। तेज हुई है पहलगाम हमले की जांच। एनआईए जो है अब पूरी तरीके से इस जांच में जुट चुका है, क्योंकि उसने इस पूरे आतंकी हमले के केस को री रजिस्टर कर लिया है। और आपको बता दें कि खबर जैसा कि कल सामने आई कि कल औपचारिक रूप से एनआईए को इस जांच का जिम्मा जो है वो मिला। एनआईए पहले भी टीआरएफ से जुड़े कई आतंकी हमलों की जांच जो है वो कर रहा था। इसके अलावा एनआईए ने क्राइम सीन की जो डिजिटल मैपिंग है वो कराई है और वहां पर डिजिटल मैपिंग के जरिए जो है वो तमाम जो मौके पर सैंपल थे उन्हें फॉरेंसिक लैब भी भेजे गए हैं। अब तक ये जानकारी सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण, आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को जो है वो जब्त कर लिया गया है। मौके से मिले खाली कारतूस भी एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कदम जो उठाया है एनआईए ने, हमले के वक्त उस पूरे बैसरन घाटी और पहलगाम के आसपास जितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे, सभी के डेटा को जो है वो डंप कर लिया गया है और इससे एनआईए जो है वो जांच आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा चश्मदीदों और पीड़ितों के बयान जो हैं वो लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार जो आई विटनेस थे इस पूरे मामले में, जिन व्यक्तियों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों की एक लिस्ट बकायदा एनआईए ने जो है वो तैयार कर ली है और इस लिस्ट में जिस जिस नाम को शामिल किया गया उससे पूछताछ की जा रही है। आतंकी हमले को किस तरीके से तैयार किया गया, इसकी सीक्वेंसिंग भी की जा रही है और जांच जो है कितनी गंभीर है वो आप समझिए। जहां आईजी, डीआईजी, एसपी स्तर के अधिकारी जो हैं वो इस जांच में जुटे हुए हैं। सीधा श्रीनगर का रुख करता हूं, मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी लगातार तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश, पूरी तैयारी के साथ एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। आप लगातार तमाम तस्वीरें, तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और अभी लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है घाटी में उन दहशतगर्दों को ढूंढने का जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया।
देखिए, बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां लगातार आतंकी और उनकी आकाओं पर लगातार शिकंजा कस रही हैं। एक तरफ जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो जांच एजेंसी एनआईए है वो लगातार अपनी जांच को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। और उसी के तहत इस मामले को रजिस्टर करने के बाद एनआईए ने तमाम जो एविडेंस हैं वो इकट्ठा किए हैं। बैसरन घाटी जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर डिजिटल मैपिंग की है, जिससे कि घटना के वक्त जो हालात थे और जो पूरा क्राइम सीन था उसको समझने में आसानी हो। इसके अलावा मौके से जो कारतूस मिले हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे ये मालूम चल पाए कि किस तरह के हथियारों का इस पूरी घटना में, इस पूरे हमले में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही जो वैसरन घाटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं उनके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आतंकी कहां से आ सकते हैं, कितने लोग आए होंगे, इसकी भी जांच चल रही है। बैसरन घाटी के नीचे जो होटल्स हैं और जो बाज़ार हैं वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया गया है, जिससे हर आने जाने वाले के बारे में जानकारी हो। वहीं जो बैसरन घाटी का मोबाइल का डेटा है उस डंप डेटा को भी एनआईए ने लिया है, जिससे ये मालूम चल पाए कि घटना के दिन यानी 22 अप्रैल को जब घटना हुई उस वक्त दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बैसरन घाटी में कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेट थे। क्या ये मोबाइल नंबर उन्हीं लोगों के थे जो वहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि टूरिस्ट हैं, होटल वाले हैं, या फिर जो और लोग हैं, या फिर इसके अलावा कोई अननोन नंबर भी था जो वहाँ पर एक्टिवेट था। तो मोबाइल के डंप डेटा से भी कुछ सुराग मिल सकते हैं। इसके अलावा एनआईए ने लगातार जो सैंपल वहाँ से कलेक्ट किए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। आई विटनेस, टूरिस्ट गाइड, जो घोड़े वाले हैं, कच्चर वाले हैं, इसके अलावा जो आसपास मार्केट के लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। बैसरन घाटी के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं उनमें से अधिकतर लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि इन आतंकियों के बारे में कोई सुराग मिल पाए। तो एनआईए लगातार तकनीकी जांच के साथ साथ जो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसको भी कर रही है और इस मामले में आतंकियों का सुराग पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही इस मामले में जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जो टेरर फंडिंग है, जो हथियारों की सप्लाई है, उसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। लोकल टेररिस्ट के अलावा जो फॉरेन टेररिस्ट हैं, जैसे पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, उनको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही कि आखिर ये लोग कहां जा सकते हैं इस हमले के बाद में। तो सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं और एनआईए इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, जिससे कि जो आतंकी हैं वो पकड़े जाएं या फिर इनका सफाया हो। बिल्कुल, जांच लगातार तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब। सवाल अब यह है कि जो वर्तमान परिस्थितियां नजर आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान को घेरने की भारत की रणनीति जो है वो चौतरफा नजर आती है, जहां हम तमाम जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बैन करने की खबर कुछ देर पहले सामने आई। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी सहित तमाम जो बड़े कदम है वो हमने उठा लिए हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ा कदम उठना बाकी है, जिसकी पूरे देश से मांग हो रही है, वो ये है कि इस बार जो है वो ऐसा एक्शन हो कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक मिले। आप इस एक्शन को किस प्रकार से देखते हैं? एयर स्ट्राइक हम कर चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हम कर चुके हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन? देखिए, पूरे देश की ये मांग है और जिस तरह से पूरे देश में रोष है वो बताता है कि जो हमारा जन समुदाय है वो किस तरह से इस इंसिडेंट को लेता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो बाकी की पार्टीज हैं या जो बाकी के समुदाय विशेष हैं वो भी इसके फेवर में हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह के संकेत प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए हैं, जिस तरह की बड़े कड़े वक्तव्य उन्होंने दिए हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है या तो मतलब जितने भी इनके जो सेंटर्स हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, या और कोई इनके मरकज़ है, या जो दहशतगर्दों की लीडरशिप है उस पर हमला किया जा सकता है। क्योंकि आजकल हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी और असला है कि उस लीडरशिप को ही ख़त्म किया जाए जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कि हमास में किस तरह से इजराइल ने नसरुल्लाह को ख़त्म किया और भी इस तरह के कई लीडर्स को मारा। हमास की टॉप लीडरशिप उन्होंने ख़त्म करके रख दी। तो जितने दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी लीडरशिप पे अटैक किया जा सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक किए जा सकते हैं, लिमिटेड ऑफेंसिव भी प्लान किया जा सकता है, और इसके अलावा फायर असॉल्ट्स किए जा सकते हैं।
तो जहां, क्योंकि अभी तो उन्होंने सारे जितने लॉन्च पैड्स वगैरह हैं सब खाली करा दिए होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जिस तरह का कंफ्यूजन है, जिस तरह का डर का माहौल है, उनका जो मोबिलाइजेशन है वो ऑर्डर हो चुका है। जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया विल स्ट्राइक, एंड जो सरप्राइज और डिसेप्शन है वो सबसे बड़ा इसका जो इंग्रेडिएंट होगा इस बिल्कुल। ऑपरेशन का। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को एक बार बता दे जरा, जहां थोड़ी देर में अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा तैयारी को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी आज की इस बैठक में शामिल रहेंगे। पहलगाम हमले के बाद आज ये अहम बैठक होनी है, और ये बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लगातार संपर्क में हैं, उनके साथ बैठक कर चुके हैं। कल ही आपको बता दें उन्होंने जो सीडीएस हैं उनके साथ भी बैठक की थी। लगातार वो अलग अलग जो विंग्स हैं सेना की उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कमांडर्स के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास पहुंचना, इसके मायने क्या हैं, ये जानने के लिए मैं सीधा मेरे सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रहा हूं, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन पर। राजीव, बहुत डेवलपमेंट जो है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है। सीडीएस के साथ बैठक, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री के पास पहुंचना, किस तरीके से डिकोड किया जाए इसको? देखिए, बहुत अहम बैठक है। कॉन्टेक्स्ट अगर समझना होगा, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है और उसके बाद भारत जो जवाबी कार्रवाई करता है, सिंधु जल संधि रद्द करने से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना, लेकिन सब कुछ इस पर अब डिपेंड कर रहा है कि सेना का क्या रुख होगा, सेना की हमारी तैयारी कैसी है, पोस्चरिंग कैसा है। क्योंकि एक मजबूत सेना का होना और जो पाकिस्तान को एक सबक सिखाना, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय मिलेगा जिनको दर्द दिया गया है पहलगाम में आतंकी हमला में, तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये मुलाकात काफी अहम हो जाता है। नौसेना अरब सागर में लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का। वही थल सेना की बात करें तो वह भी जो है एलओसी पर में चौकसी बढ़ा दी है। तो उस सारे संदर्भों को लेकर मिलना बहुत अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे कि सेना की तैयारी कैसी है, पाकिस्तान को किस तरह जवाब दिया जा सकता है, सबक सिखाया जा सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये मुलाकात काफी अहम है। बिल्कुल, काफी अहम मुलाकात है। राजीव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार एक के बाद एक तमाम डेवलपमेंट जो है वो होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान में लगातार हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए। रविंद्र सर, एक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, और इन सब के बीच रक्षा मंत्री का प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचना और एनएसए का वहां पर मौजूद रहना, पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट जिस स्तर पर होगी उसका अंदाजा जो है वो हम जहां से बैठे लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। एंड देखिए, इस सारे जो चौतरफा चल रहा है इसमें मतलब साइकोलॉजिकल भी तो बहुत चल रहा है। पानी के मामले को लीजिए, जो मैं पहले कह रहा था, उसमें यस असलियत में हम मतलब पूरा रोक नहीं पाएंगे, और मानो 10-20 साल लगेंगे, हम आधा पानी रोक देंगे, काइंड ऑफ थिंग, राइट? बट इस समय तो ऐसी दहशत उनको फैल गई है इस वाटर बॉम्ब के आइडिया से कि हमारा पानी रोक लेंगे। वहां के पॉलिटिशियन चिल्ला चिल्ला के, देखिए एक आम आदमी वहां क्या सोच रहा होगा, एक आम आदमी को पाकिस्तान में क्या पता तकनीकी है, राइट? उसके जो नेता बोल रहे हैं उनकी बातें सुन सुना के चल रहा है वो। तो पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर एक्चुअली दहशत फैल रही होगी इस समय पानी के मुद्दे को लेके। हालांकि पानी का मुद्दा क्विकली अगर हम कहें, यस थोड़ा बहुत अभी इमीडिएट होगा क्योंकि हम डेटा शेयर नहीं करेंगे इनके साथ, ओके, बट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जैसे हमारी गवर्नमेंट कह रही है, मैं तो कहता हूं नेशनल मिशन बनाना चाहिए, लेट्स से 30x30, कि 2030 तक हम 30% ऑफ ये जो पानी जा रहा है उसको डाइवर्ट कर लें या कुछ कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेक्निकल चैलेंजेस है, बहुत पैसा लगेगा एंड ऑल। बट अगर हम 30% भी कर लें, बिल्कुल, तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र देके जाएंगे। और तमाम तैयारियां भारत उसी लिहाज से कर रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ना हो। लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में चालबाज चीन जो है वो अब खड़ा हुआ नजर आ रहा है। चीन ने कहा है कि निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए और हम इस जांच का समर्थन करेंगे। चीन ने इसके साथ ही कहा है कि मौजूदा हालात पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को समझते हैं। तो चीन और पाकिस्तान के बीच जो दोस्ती है उसका खुलकर प्रदर्शन अब चीन करता हुआ नजर आ रहा है, और भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने की सलाह जो है वो चीन दे रहा है। वो चीन जो खुद अपने आसपास के तमाम जो देश हैं उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए
लगातार कड़े कदम उठाता हुआ नजर आता है। वो भारत को यह सलाह दे रहा है कि संयम बरते। तो ये देखिए, बड़ी खबर आ रही है पहलगाम हमले को लेकर। चीन की जो है वो नई चाल क्या है, आइए आपको बताते हैं किस तरीके से चीन अपनी चालबाजी दिखा रहा है। जरा समझ लीजिए, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता नजर आ रहा है चीन। शी जिनपिंग जो है वो लगातार अपने तमाम लोगों से पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करवा रहे, कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की हम वकालत करते हैं। जिस चीन में उइगर मुसलमानों की स्थिति जो है वो बद से बदतर है, वो जो है दूसरे देश के मामलों में कैसे टांग अड़ा रहा है, इसका ये उदाहरण है। चीनी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आपस में बातचीत की है। जरूरी भी है ये बातचीत, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इस वक्त बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों से संयम बरतने की जो है वो अपील कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। कह रहा है संयम बरते दोनों पक्ष, क्योंकि चीन को पता है भारत ने तैयारी जो है वो कर ली है। इसके अलावा मौके का फायदा उठाने की फिराक में चीन जो है वो नजर आता है, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में जो चीन इस वक्त घिरा हुआ है, उसे इस बात का डर सता रहा है कि उसके यहां से जो तमाम बड़े बिजनेसेस हैं वो भारत में शिफ्ट होंगे, और इससे चीन की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को भारत में शिफ्ट करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारत पाकिस्तान पर ट्रंप का बयान, आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से। अमेरिका का क्या रुख है ये जान लीजिए। अमेरिका कह रहा है हम दोनों देशों की सरकारों के संपर्क में हैं। ये कहते नजर आए हैं अमेरिका के तमाम अधिकारी। अलग अलग लेवल पर दोनों देशों से बातचीत जो है वो की जा रही है, अमेरिका ये कह रहा है। इसके अलावा दोनों पक्षों से ठोस समाधान निकालने की अपील है। ठोस समाधान निकालने की अपील जो है वो अमेरिका ने की है। दोनों ही पक्षों से हमले की निंदा करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट कर दिया है अमेरिका ने कि जो हमला हुआ है उसके बाद अगर हमें दोनों में से एक को चुनना हो तो हम भारत के साथ खड़े हैं। बदलते हालातों को लगातार जो है वो हम मॉनिटर कर रहे हैं, ये भी अमेरिका ने कहा है। ये भी स्पष्ट जो है वो कर दिया गया है। लगातार जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इन परिस्थितियों में विनोद दत्ता सर, जहां हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पॉलिसीज की बात करें तो चीन और पाकिस्तान एक साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका जो है वो समझ रहा है कि इस वक्त वो ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वो भारत के साथ खड़ा ना हो, इसलिए वो भारत के साथ अपनी मौजूदगी दर्शा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि चीन बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत का रुख बहुत ही बिल्कुल कहते हैं ना कि एग्रेसिव है, और जिस तरह का माहौल भारत में बन चुका है, चाइना उससे दूर रहने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, जिस तरह से टैरिफ वॉरफेयर अमेरिका ने चीन के ऊपर छेड़ा है, उससे वो भारत के साथ संबंध मधुर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर चीन के साथ उसकी जो टैरिफ वॉरफेयर है वो सेटल नहीं होती है तो एक सबसे बड़ा मार्केट उसे इंडिया में दिखाई देता है जी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कई इस तरह की नरमी चीन ने दिखाई है। और आप देखिए, मानसरोवर यात्रा के लिए उसने सैंक्शन दी है, और भी अपनी फ्लाइट्स वहां चाइना के लिए डायरेक्ट शुरू हो गई हैं। तो वो ये चाहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए, और 2050 का जो उसका टारगेट है चीन का, वो नहीं चाहेगा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो। तो मेरे हिसाब से चाइना मतलब ओपनली सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं करेगा। बिल्कुल। मैं रविंद्र सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कई स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो इस पहलगाम हमले के बाद सामने आए। एक जो है वो ये कहता हुआ नजर आता है कि अमेरिका और चीन में जो ट्रेड वॉर इस वक्त चली है, इससे चीन को सबसे ज्यादा डर यही है कि जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अपना प्रोडक्शन अब भारत में शिफ्ट कर सकते हैं, और इसीलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनस्टेबल दिखाने की कोशिश में चीन जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ नजर आता है कि वो कश्मीर में इस प्रकार के हमलों को अंजाम दे। कितना सहमत है आपसे? एग्जैक्टली यस। मैंने आपके ओपनिंग में मैंने पहली स्टेटमेंट में कहा, ये आतंक तो आतंक अलग है, ये इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक हिट है। ओके, बाय पाकिस्तान वन, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव होता है, और इसमें पाकिस्तान चाइना का प्यादा पॉन बन गया है। ओके, एंड इसमें एक स्टेप और है, केवल यही नहीं कि चाइना की मतलब इंटेंट ये है कि इंडिया अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ना बने रीलोकेशंस का, इसमें चाइना का इंटेंट ये भी है कि ट्रंप को डिफीट करना। क्योंकि अगर अमेरिकन कंपनीज
दूसरी जगह चल जा करके स्टेबल हो जाती हैं, कर पाती हैं सारा, राइट। तो फिर भी ट्रम्प की जो टैरिफ स्कीम है पूरी चल रही है। जी। अगर अमेरिकन कंपनीज को कोई सेफ, अच्छी प्रोडक्शन बेस जहां टैलेंट भी हो, इत्यादि इत्यादि, सप्लाई चेन हो, वो लोकेशन नहीं मिलती हैं, तो अमेरिका का ट्रेड और डिस्टर्ब होगा। और ट्रम्प का जो आइडिया है, जो भी उसका, कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने का, तो ट्रम्प भी फेल होगा। तो ये एक कंपोनेंट ट्रम्प को फेल करने के लिए भी है। बिल्कुल। उससे पहले ये लेकिन चीन इंडिया इस बात को economic समझता है threat सर कि चालबाजी जो है इस बार काम नहीं आने वाली है, क्योंकि भारत ने इरादा जो है वो ठान लिया है कि दहशतगर्दों के साथ ऐसा अंजाम होगा कि उनकी पुश्तें जो है वो याद रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन सर आपका और ब्रिगेडियर दत्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।